नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ पर बच्चे अधिकतर गलती करते हैं वो मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट लिए हैं जो बुद्धि से संबंधित होंगे। शुरू से मैंने शुरुआत की। यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया तो इससे संबंधित आपको प्रश्न भी आगे देखने को मिलेंगे और जो नहीं मिले प्रश्न वो आप यहीं पर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा। 1985 से बुद्धि की जो शुरुआत हुई थी वहीं से मैं आपको बताऊंगा और आपको एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पहला प्रश्न है। आप प्रश्न जैसा इसको मान सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम जो बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया था, फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा किया गया था। यदि सन पूछे कब किया गया था तो 1885 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा फैक्ट आपका कि 1990 में, यहाँ पर देखिए 85, 90, 1890 इस प्रकार से मैंने पॉइंट रखे गए हैं ताकि आपको सरलता से याद हो जाए। तो 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। यहाँ पर देखिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानसिक परीक्षण एवं मापन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा वो केटल के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1890 में लिखी गई। कब लिखी गई है? 1890 में। कहाँ पर लिखी गई है? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में लिखी गई है। कौन सी? यदि इंग्लिश में वहाँ पर आ जाए तो आपको याद रखना है मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट। हिंदी में से कहेंगे मानसिक परीक्षण एवं मापन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसी पुस्तक में इन्होंने जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न में पूछा जाता है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो यह केटल के द्वारा किया गया है। कौन सी बुक्स में इन्होंने जिक्र किया है मानसिक परीक्षण का? तो वो पुस्तक यही है, बुक यही है, मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट या फिर मानसिक परीक्षण एवं मापन। किसके द्वारा किया गया है? तो केटल के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1890 में किया गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बुद्धि परीक्षण पूछा जाता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो वो है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब हुआ था? 1905 में। सन आपको याद रखना है, सन भी पूछा जाता है, 1905 में। यहाँ पर देखिए मानसिक आयु दी हुई है कि सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर मानसिक परीक्षण पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केटल होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, दोनों एक साथ देख लीजिए। मानसिक परीक्षण पूछे तो राइट आंसर आपका केटल होगा और मानसिक आयु पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बीने होगा। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षण आए तो केटल होगा और आयु आए तो अल्फ्रेड बीने होगा। सन यहाँ पर 1890 होगा और यहाँ पर 1908 होगा। तो आपको इनको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं कि जो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था, देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था और उसको संशोधित किसके द्वारा किया गया था। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। तो दोनों को मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यदि सन पूछे तो आपका 1912 होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या फिर IQ जिसे कहते हैं, इसका जो सूत्र दिया था वो किसके द्वारा दिया था? स्टर्न और कुहलमान के द्वारा। ज़्यादातर जो विकल्प होता है उसमें स्टर्न दिया होता है। ज़्यादातर जो विकल्प होते हैं वो क्या दिया होता है? उसमें स्टर्न दिया होता है, साथ में कुहलमान बहुत कम दिया होता है। लेकिन आपको दोनों नाम याद करना है। स्टर्न और कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया गया था वो 1912 में दिया था। यहाँ पर देखिए कौन सा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो भी आपको पता होना चाहिए। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यहाँ पर देखिए वर्तमान नहीं पूछा गया है। यदि वर्तमान में पूछेंगे तो आगे मैं बताऊंगा क्या होगा वर्तमान में। यहाँ पर सर्वप्रथम जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो कौन सा है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बस इतना ही बुद्धि लब्धि का सूत्र है जो कि 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर एक बात आपको देखना है, सूत्र जो है बुद्धि लब्धि का वो संशोधित सूत्र है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये टर्मन के द्वारा दिया गया है, स्टर्न के द्वारा और कुलेमान के द्वारा ये सर्वप्रथम दिया गया था बुद्धि लब्धि का सूत्र। और यहाँ पर संशोधित सूत्र पूछे तो वो टर्मन के द्वारा दिया गया है। कब दिया है? 1916 में। कब दिया है? 1916 में। कौन सा सूत्र दिया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पर इंटू 100 लगा दिया है, तो यहाँ पर ये संशोधित सूत्र हो गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में पूछ जाए कि वर्तमान में बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होगा, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा। किसके द्वारा दिया गया यहाँ पर सूत्र? तो ये टर्मन के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? 1916 में। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बच्चे ज़्यादातर गलती यहीं पर करते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखे हैं ताकि आपको ये सबसे पहले अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद हम आपको प्रश्न की ओर ले चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो और आते हैं बुद्धि से संबंधित, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। दोनों में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि बेसल वर्ष किसे कहते हैं, टर्मिनल वर्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहते हैं? बेसल वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहेंगे? बेसल वर्ष कहेंगे। और जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। जिसको कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं, जिसको नहीं करता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, इनको एक बार और देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न इसी में से आएंगे और बाकी के नहीं आएंगे, तो आपको 10 प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास में ग्रुप है सबको शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पूछा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, पूछा कहाँ पर गया है? भारत में। भाटिया, उषा मेहता, लज्जा शंकर झा या फिर C.H. राइस? आपका सही आंसर होगा C.H. राइस। याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था ये C.H. राइस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन आगे आएगा दूसरे प्रश्न में, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ 1922 में। याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ था ये 1922 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? C.H. राइस के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कि इसका नाम क्या था। नाम भी आपको याद रखना है, तो इसका नाम है हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ये भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का नाम है। कब किया गया था? 1922 में, और C.H. राइस के द्वारा किया गया था। तो ये 3 जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर सन पूछा गया है और सन में आपको बता चुका हूँ कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 22 में, 23 में, 24 में या फिर 25 में। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में जो प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ है ये 1922 में हुआ है। कब हुआ है? 1922 में। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा। इसका नाम क्या है इस परीक्षण का? हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। बार बार मैं क्यों दोहरा रहा हूँ? ताकि आपको इस वीडियो में ही सारे पॉइंट, सारे प्रश्न, सारे उत्तर याद हो जाए। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बीने के, साइमन के, गाल्टन के या फिर गेने के। तो ये बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? गाल्टन के द्वारा किया गया था। थोड़ी देर पहले मैंने सन भी आपको बताया था, तो कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था। जैसे गाल्टन के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया था ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, तो ये कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? यहाँ पर देखिए प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया पूछा गया है। टर्मन के द्वारा किया गया है, अल्फ्रेड बीने व साइमन के द्वारा किया गया है, C.H. राइस के द्वारा या फिर गेने के। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ये अल्फ्रेड बीने व साइमन के द्वारा किया गया। अब कौन सा किया गया ये आगे आपको प्रश्नों के माध्यम से बताया जाएगा। आपको ध्यान रखना है प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने व साइमन के द्वारा किया गया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं, केटल, गाल्टन, गेने या फिर साइमन। राइट आंसर आपका होगा केटल। मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग है ये केटल के द्वारा किया गया। मानसिक आयु का प्रयोग किसके द्वारा किया गया ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि मैं
ये आपको बता चुका हूँ और ये छठे प्रश्न में भी आया हुआ है। छठा प्रश्न आप देख सकते हैं। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, स्टर्न, गाल्टन, साइमन या फिर बीने। राइट आंसर आपका छठे का होगा बीने। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मानसिक परीक्षण का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, केटल के द्वारा। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो ये बीने के द्वारा किया गया है। चलिए सातवां प्रश्न है आपका, C.H. राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा। पहले प्रश्न में मैंने कब किया, किसके द्वारा किया गया और उस परीक्षण का क्या नाम था, तीनों के बारे में आपको जानकारी दी थी। यदि आपने वहां पर ध्यानपूर्वक सुना होगा तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। राइस स्केल है, बीने फॉर्मेट है, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल है या फिर हिंदुस्तानी बीने स्केल है। तो शुरू में मैंने आपको बताया था हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्कूल। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, ये नाम था परीक्षण का। अगला प्रश्न है आठवां, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था मानसिक आयु शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो बीने के द्वारा किया गया था। सन भी मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 1905, 1906, 1907 या फिर 1908। राइट आंसर आपका होगा 1908। बुद्धि परीक्षण में जो मानसिक आयु शब्द जोड़ा गया था बीने के द्वारा वो 1908 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। आपका सही आंसर होगा 3। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई है थॉर्नडाइक ने। तीनों बुद्धि के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि बताई है उसमें से कौन सी बुद्धि नहीं है। 3 दे देंगे और एक विकल्प ऐसा देंगे जो कि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो उसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आगे आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान देना है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार की बुद्धि थॉर्नडाइक द्वारा बताई गई है। 10वां प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन, स्टर्न, टर्मन या फिर बकिंघम। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये बकिंघम के द्वारा दिया गया है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर देखिए जितने भी सिद्धांत हैं बुद्धि के, जैसे कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत और भी जो सिद्धांत है, त्रितत्व, त्रिचापी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये सभी मैं आपको एक एक करके यानी कि 14-15 जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर एक कारक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन, गाल्टन, साइमन, बीने, टर्मन और स्टर्न। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देखिए टर्मन और स्टर्न तो बहुत कम दिए जाते हैं विकल्प में, अल्फ्रेड बीने ज़्यादातर दिया जाता है विकल्प में। तो बीने आपको याद रख लेना है, अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया गया है। कब दिया गया है, तो ये 1911 को दिया गया है। कब दिया गया है, 1911 को दिया गया है। और ये बीने कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। याद रखिएगा जो एक कारक सिद्धांत हैं इसे एक खंड का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, एक घटक का सिद्धांत, एक इकाई का सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी एक कारक सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वो एक कारक सिद्धांत। याद रखिएगा एक कारक सिद्धांत ये बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा माना गया है, जॉनसन, पियाजे, टर्मन या फिर मन। याद रखिएगा ये जो निरंकुशवादी सिद्धांत माना है ये जॉनसन के द्वारा माना है। किसके द्वारा माना है, जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन, स्टर्न, गाल्टन या फिर बकिंघम। तो यहाँ पर जो ये कथन दिया गया है ये गाल्टन के द्वारा दिया गया कथन है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है।
चलिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन, बीने, साइमन या फिर गाल्टन। तो ये जो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर बुद्धि का द्विकारक से इन्होंने जो द्विकारक बताया है, पहला है जी कारक और दूसरा है एस कारक। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है त्रिकारक के बारे में कि जो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा वो भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। चलिए, 15वां प्रश्न है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। ये याद आपको रखना है कब दिया गया है। यदि ये पूछे तो आपसे द्विकारक के बारे में पूछे तो वो दिया गया है आपका 1904 में। याद रखिएगा 1904 में द्विकारक सिद्धांत दिया है और 1911 में त्रिकारक सिद्धांत दिया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? थोड़ी देर पहले द्विकारक और त्रिकारक के बारे में आपको बताया था कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि त्रितत्व का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिचापी सिद्धांत और त्रिस्तरीय सिद्धांत ये सभी अलग अलग सिद्धांत हैं और इनके अलग अलग प्रतिपादक या फिर इनको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यदि त्रिकारक या फिर त्रितत्व सिद्धांत के बारे में पूछे तो वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इनके बारे में सुन लीजिए। त्रिचापी सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रॉबर्ट स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है। और त्रिस्तरीय सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये कैरोल द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? त्रिस्तरीय जो सिद्धांत हैं ये कैरोल द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न की ओर कि जो त्रिआयामी सिद्धांत हैं ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यह सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। त्रिआयामी यानी कि जो 3 आयाम इन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहला है समक्रिया जिसे प्रक्रिया भी कहा जाता है, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन जिसे परिणाम भी कहा जाता है। ये त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं कि जो त्रिआयामी सिद्धांत हैं इसे और किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो ये सिद्धांत हैं इसे बुद्धि संरचना के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिया विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इसे 3D थ्योरी के नाम से भी त्रिआयामी सिद्धांत को जाना जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा ये गिलफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में, 1967 में दिया गया था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत यानी कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है जो गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है इसमें इन्होंने कितने कारक बताए हैं ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 120 कारक बताए। कितने? 120 कारक बताए हैं गिलफोर्ड के द्वारा त्रिआयामी सिद्धांत में। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आपको ध्यान में रखना है और इन्हें याद कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यहाँ कथन किसका है? स्पीयरमैन का है, स्टर्न का है, गाल्टन का है या फिर वुडवर्थ का है? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसी प्रकार से यदि आपको और आगे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे या फिर थ्रस्टन? तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इंपोर्टेंट है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत या फिर
त्रिआयामी सिद्धांत। तो यहाँ पर बालू का सिद्धांत पूछा गया है, तो ये बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की है और इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या फिर परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कौन से सिद्धांत को? बहुकारक सिद्धांत को। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है, किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक, स्टर्न, रॉफेल या फिर मन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। जो दी गई परिभाषा है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई परिभाषा है। गिलफोर्ड ने अपना जो प्रयोग है, प्रयोग में कितने आयाम बताएं? गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताएं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कितने आयाम बताए हैं, कौन कौन से आयाम बताए हैं, ये सारी चीज़ों का यानी कि सारी बातों का जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ। फिर से एक बार बता देता हूँ कि गिलफोर्ड ने जो अपने प्रयोग में आयाम बताए हैं वो कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है जिसमें 3 आयाम बताए हैं। समक्रिया, जिसे प्रक्रिया भी कहते हैं, विषय वस्तु और उत्पादन या फिर परिणाम, ये 3 इन्होंने आयाम बताए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? अभी मैंने आपको गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उनके 3 आयाम जो बताए हैं उनके बारे में आपको बताया है। यदि आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि प्रबलन। देखिए, समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीनों के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। ये तीनों ही जो त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है उस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। प्रबलन नहीं आता है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? बर्ट का, स्टर्न का, डियरबोर्न का या फिर मन का? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये डियरबोर्न का कथन है कि अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, यहाँ पर देखिए समूह कारक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ये किसकी द्वारा दिया गया? मैंने शुरू में आपको बताया, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया, द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, उसके बाद में बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ये सभी सिद्धांत में थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूँ। यहाँ पर अब समूह कारक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे या फिर थर्स्टन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा थर्स्टन। जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो ये 1938 में दिया गया। कब दिया गया? 1938 में दिया गया। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है वो किसे कहा जाता है? तो वो थर्स्टन का सिद्धांत समूह कारक सिद्धांत को कहा जाता है। याद रखिएगा, सन भी आपको ध्यान रखना है, 1938। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है? यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है ये किसका है? स्पीयरमैन का, बीने का, साइमन का या फिर गाल्टन का? याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये बीने का कथन है। किसका कथन है? ये बीने का कथन है। चलिए, अगला प्रश्न है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब यहाँ पर तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत बाकी में अब जिक्र नहीं करूँगा, जो सिद्धांत बता दिया हूँ। यहाँ पर तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कि ये किसके द्वारा दिया गया? केटल, थॉर्नडाइक, पियाजे या फिर थर्स्टन। तो यहाँ पर आपका 26 का सही आंसर होगा केटल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है ये केटल के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1963 में। 1963 में तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल के द्वारा, आरबी केटल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। अब यहाँ पर आपको बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत बताना है। ये किसके द्वारा दिया गया? बर्ट, पियाजे, मन या फिर थॉर्नडाइक। तो याद रखिएगा, ये जो दिया गया है ये सिरिल बर्ट। याद रखिएगा, सिरिल बर्ट के साथ में वर्णन का नाम भी आता है। बर्ट के साथ में यदि वर्णन का नाम आए तो भी आप राइट क्लिक कर दीजिएगा, वो सही होगा आपका। सिरिल बर्ट तथा वर्णन के द्वारा ही बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है। कब दिया गया है? तो ये दिया है 1965 में। कब दिया है? 1965 में दिया गया है।
अगला प्रश्न है बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, ये किसके द्वारा दिया गया कथन है? केटल, थॉर्नडाइक, पियाजे या फिर बर्ट? राइट आंसर आपका होगा बर्ट। जो दिया गया कथन है ये सिरिल बर्ट के द्वारा दिया गया कथन है। बुद्धि का क व ख, ये पूछा गया प्रश्न है, क व ख सिद्धांत या फिर ए व बी जो सिद्धांत हैं ये किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे, बर्नन या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है बुद्धि का क व ख सिद्धांत, ये हेब के द्वारा दिया गया कथन है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, यदि आपको ये सिद्धांत यहाँ पर याद नहीं हो रहे हैं तो मैंने एक आपको ट्रिक दी थी, शायद आपने देखी होगी। उसमें लगभग 1.3 मिलियन उसमें व्यू आ चुके हैं, यानी कि लगभग बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं। यदि आपने उस ट्रिक को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, स्पीयरमैन, साइमन बिने किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा ये थॉमसन के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था? तो ये 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में थॉमसन द्वारा बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रितंत्र या फिर त्रिचापी का सिद्धांत। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो त्रिचापी का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, आपको याद रखना है। त्रिचापी सिद्धांत को त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसे साइमन द्वारा दिया गया, पियाजे, स्टनबर्ग या फिर थॉर्नडाइक। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा रॉबर्ट स्टनबर्ग। याद रखिएगा रॉबर्ट स्टनबर्ग के द्वारा बुद्धि का त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए त्रिचापी या फिर त्रितंत्र का मतलब होता है, इन्होंने 3 तंत्र बताए हैं, 3 घटक बताए हैं स्टनबर्ग ने। कौन कौन से बताए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है घटकी या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि, चाहे तो घटकी कह लीजिए या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि कह लीजिए। दूसरा है अनुभाविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि। तीसरा है सांदर्भिक या फिर व्यावहारिक बुद्धि। ये 3 प्रकार के तंत्र या फिर 3 प्रकार के घटक इन्होंने बताए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपको इन तीनों घटकों के बारे में पता होगा तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा घटक स्टनबर्ग का नहीं है। समक्रिया, विश्लेषणात्मक घटक, सृजनात्मक घटक या फिर व्यावहारिक घटक। तो अभी मैंने आपको बताया था विश्लेषणात्मक घटक, सृजनात्मक घटक और व्यावहारिक घटक, ये तीनों ही घटक किसके अंतर्गत आते हैं? स्टनबर्ग के अंतर्गत आते हैं। समक्रिया, समक्रिया ये स्टनबर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत हैं, जो उन्होंने 3 आयाम बताए हैं उसमें समक्रिया है। तो ये गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अंतर्गत समक्रिया आता है, ना कि स्टनबर्ग के। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? साइमन, पियाजे, स्टनबर्ग या फिर थॉर्नडाइक। राइट आंसर आपका होगा स्टनबर्ग। जो दिया गया कथन है ये स्टनबर्ग का कथन है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये भी इंपोर्टेंट है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? साइमन, पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक। याद रखिएगा जो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1983 में। कब दिया गया? 1983 में दिया गया। और इन्होंने जो बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं वो कितने बताए हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। वैसे तो सबसे पहले उन्होंने कितने बताए हैं? 7, फिर 8 बताए, फिर 9 बताए हैं। तो वर्तमान में पूछे तो कितने सिद्धांत कितने बुद्धि के प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। अब 9 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला भाषाई बुद्धि है, दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तीसरा है तार्किक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, 5वां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, छठा है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, 7वां है संगीतात्मक बुद्धि, 8वां है प्राकृतिक बुद्धि और 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। यानी कि 2 जो बाद में जोड़े गए जो प्रकार हैं वो है प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इन सभी 9 प्रकारों को आपको ध्यान में रखना है, इनको याद कर लेना है। बुद्धि का लेवल फर्स्ट तथा सेकंड सिद्धांत किसने दिया? या फिर लेवल 1 तथा 2 सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? साइमन, पियाजे, वुडवर्थ या फिर जॉनसन। तो यहाँ पर जो दिया गया सिद्धांत हैं ये जॉनसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है लेवल फर्स्ट। अब लेवल फर्स्ट का मतलब क्या होता है? तो लेवल फर्स्ट का अर्थ होता है
प्राथमिक बुद्धि जो कि वंशानुक्रम पर आधारित होती है। और यहाँ पर लेवल 2 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है या फिर अर्थ होता है द्विकारक बुद्धि जो कि वातावरण पर आधारित होती है। जो लेवल फर्स्ट है ये वंशानुक्रम पर आधारित होती है और जो 2 लेवल है ये वातावरण पर आधारित होती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, यह कथन किसका है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है, गिलफोर्ड का है, मन का है, पियाजे का है या फिर थ्रस्टन का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये मन का कथन है। तो याद रखिएगा, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, यह कथन मन के द्वारा दिया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में तो आपने सुना होगा। यहाँ परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया था। तो यहाँ पर जो परीक्षण है ये कैसा बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत शाब्दिक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या फिर सामूहिक अशाब्दिक है। तो यहाँ पर जो परीक्षण है यह सामूहिक शाब्दिक है। याद रखिएगा, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है जो कि शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया था, ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो परीक्षण है दोनों ही बुद्धि परीक्षण अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग याद रखना है कि आर्मी बीटा परीक्षण ये किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत शाब्दिक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या फिर सामूहिक अशाब्दिक है। तो यहाँ पर जो ये परीक्षण है ये इसका जो निर्माण हुआ था ये सन 1917 में हुआ था और ये अमेरिका में अशिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ये शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया था और जो आर्मी बीटा परीक्षण है ये जो परीक्षण है ये अशिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और यहाँ पर जो आर्मी बीटा परीक्षण है ये सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर मैंने कुछ आईक्यू रखे गए हैं बालक के कि किस श्रेणी में होंगे। इस प्रकार से प्रश्न 3-4 आपको मिलेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 140 से अधिक आईक्यू वाला जो बालक है उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे या फिर किस श्रेणी में होगा, प्रतिभाशाली बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि। तो यहाँ पर 140 से अधिक आईक्यू वाला जो बालक होगा वो जो रहेगा वो प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बालक रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रतिशत भी पूछा जाता है, कितना प्रतिशत होगा, तो 2% होगा। कितना प्रतिशत, 2%। 140 से अधिक जो आईक्यू वाले बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक होते हैं। उसके बाद आते हैं 90 से 110। 90 से 110 आईक्यू वाले जो बालक होते हैं उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे, प्रतिभाशाली बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि। 90 से 110 तो ये जो होते हैं ये सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं, जिसे औसत बुद्धि भी कहा जाता है। औसत बुद्धि आए विकल्प में या फिर सामान्य बुद्धि आए, दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। 90 से 110 आईक्यू वाले जो बालक होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। और कितने प्रतिशत होते हैं, तो याद रखिएगा ये 50% होते हैं। सामान्यतः कितने होते हैं, 50% होते हैं। 80 से 90। अब 80 से 90 के बारे में बात कर लेते हैं कि 80 से जो 90 वाले आईक्यू वाले बालक होते हैं उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे, मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि। तो 80 से 90 के बारे में पूछा गया है तो इसे आप किस श्रेणी में रखेंगे, मंद बुद्धि वाले बच्चों की श्रेणी में रखेंगे, जिसे पिछड़ी बुद्धि भी कहा जाता है। मंद बुद्धि आए विकल्प में या फिर पिछड़ी बुद्धि आए, दोनों ही आपका सही होगा, दोनों ही विकल्प सही होंगे। प्रतिशत कितना होगा, तो ये प्रतिशत इसका होगा 16%। याद रखिएगा 80 से 90 आईक्यू वाले जो बालक होते हैं उसे मंद बुद्धि या फिर पिछड़ी बुद्धि वाले बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं 110 से 120। 110 से 120 आईक्यू वाले बालक ये किस श्रेणी में होते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि। तो यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली के बारे में आपको बता चुका हूँ, सामान्य बुद्धि के बारे में बता चुका हूँ। तो मूर्ख बुद्धि और तीव्र बुद्धि दोनों में आपका आंसर छुपा हुआ है। अब कौन सा आंसर होगा 110 से 120 में, तो याद रखिएगा इसे आप रखेंगे तीव्र बुद्धि में। 110 से 120 वाले जो बालक होते हैं ये तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। इसे श्रेष्ठ बुद्धि भी कहा जाता है, प्रखर बुद्धि भी कहा जाता है और उत्तम बुद्धि भी कहा जाता है। यानी कि तीव्र बुद्धि की जगह श्रेष्ठ बुद्धि आ जाए, प्रखर बुद्धि आ जाए या फिर उत्तम बुद्धि आ जाए, आपका सही आंसर होगा। प्रतिशत में बात करें तो इसका जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 16% होता है। चलिए
अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है। यहाँ पर देखिए संवेगात्मक बुद्धि काफी इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक बुद्धि से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। डेनियल गोलमैन है, बिने है, बेसलर है या फिर वुडवर्थ है। तो याद रखिएगा संवेगात्मक बुद्धि के जो जनक माने जाते हैं वो डेनियल गोलमैन को माना जाता है। तो डेनियल गोलमैन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था। यहाँ पर देखिए प्रयोग के बारे में पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बेसलर, वुडवर्थ, बिने, डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर। तो ये किया गया था डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर। यहाँ पर ध्यान देना है संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये जॉन मेयर तथा पीटर के द्वारा किया गया था। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था। टर्मन, बीने, बेसलर या फिर वुडवर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है ये टर्मन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया। टर्मन के द्वारा दिया गया परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया। हेली, बीने, बेसलर या फिर वुडवर्थ। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये जो दिया गया था ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा। अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 प्रकार आपको थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के मैंने आपको बताए थे। एक प्रकार नहीं है, वो कौन सा नहीं है। अमूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर गत्यात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर आपने यदि 3 प्रकार सुने होंगे, याद रखे होंगे, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक संवेगात्मक बुद्धि किसके द्वारा दिया गया है। तो ये गोलमैन के द्वारा दिया गया है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था। साइमन बुद्धि परीक्षण ये कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था। 2 से 12 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 4 से 12 वर्ष या फिर 5 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 3 से 15 वर्ष। साइमन बुद्धि परीक्षण ये 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए था। अंतिम प्रश्न जो रहेगा आपका 50वां वो क्यूज के तौर पर आपको दिया जाएगा। आपको उसका आंसर क्यूज के तौर पर यानी कि कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक के जो प्रतिपादक है वो कौन है। बीने है, पियाजे है, आर्थर एस ऑर्टिस है या फिर स्टर्न है। तो यहाँ पर जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक होंगे वो आर्थर एस ऑर्टिस होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो 50वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है जो क्यूज के तौर पर आपको दिया जाएगा। 50 लिखकर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बुद्धि का विकास कितनी आयु तक होता है। 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष या फिर 20 वर्ष। ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि जो बुद्धि का विकास है ये कितने आयु तक होता है। तो इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।